नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम फिर चर्चा करेंगे भारत नेपाल संबंधों के बारे में। मैंने इसके पहले जो आशंका व्यक्त की थी कुछ वैसा ही होते दिख रहा है। नेपाल में चुनाव के बाद एक नई सरकार का गठन हुआ और उसके प्रधानमंत्री बने हैं पुष्पकमल दाहाल प्रचंड। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड किन परिस्थितियों में किनके समर्थन से कैसे प्रधानमंत्री बने, इसकी चर्चा मैं अपने पहले की वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन आज मेरा फोकस रहेगा भारत नेपाल संबंधों के बारे में और उसने भारत नेपाल संबंधों को बिगाड़ने वाले तत्वों के बारे में। ये बार बार भारत में कहा जाता है कि नेपाल अभी चाइना के करीब है। अब करीब क्यों है, इसका कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अभी हाल में ही जैसे ही पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, उसके दूसरे दिन ही एबीपी न्यूज़ के पत्रकार दिबांग उनका इंटरव्यू लेने काठमांडू गए और काठमांडू में जो उनका इंटरव्यू लिया उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, उनके साथ कुछ अभद्रता, कुछ दुर्व्यवहार भी यहाँ के पत्रकारों ने किया। और वो कितना जायज़ है, हम इसके बारे में उनके साथ क्या बात हुई, उस बातचीत के बाद बताएंगे कि कितना सही है कितना गलत है। पहली बात तो जब उनका प्रश्न था पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का इंटरव्यू लेने के बाद, वो जब बाहर उसका रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि अभी नेपाल में चीन के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार आई है। यहाँ की मीडिया का, नेपाली मीडिया का कहना है कि नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किस देश के साथ उसका संबंध क्या होगा, ये नेपाल के लोग तय करेंगे, नेपाल की सरकार तय करेगी, न कि भारतीय मीडिया और भारत की सरकार। मुझे लगता है कि इस लॉजिक में कुछ दम तो है, क्योंकि एक नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है और एक सार्वभौम राष्ट्र की जनता तय करेगी कि नेपाल में कौन सी सरकार बनेगी और उस सरकार का जो प्रायोरिटी होगा, उसकी प्राथमिकता किस देश के साथ संबंध बढ़ाना, किस देश के साथ संबंध घटाना होगा। कोई भी दूसरा देश किसी दूसरे सार्वभौम देश को ये नहीं कर सकता है कि उसके साथ संबंध रखो, उसके साथ संबंध मत रखो। लेकिन भारतीय मीडिया बार बार ये कह के एक तरह से नेपाली जनता द्वारा किए गए मतदान की खिल्ली उड़ा रही है, क्योंकि नेपाल की जनता ने वोट देकर जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, वो प्रधानमंत्री अब चाइना के नज़दीक होंगे या फिर भारत के नज़दीक होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनकी आवश्यकता क्या है और उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कौन सी सरकार उन्हें सहयोग करने आगे बढ़ती है। अगर भारत की सरकार आगे बढ़ती है तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, नेपाल का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो भारत के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि नेपाल की निर्भरता भारत पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन निर्भरता का मतलब कोई देश और छोटा हो, उसका भूगोल छोटा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप उसकी सार्वभौमिकता पर ही सवाल खड़ा कर दें। देश सार्वभौम है तो वो वहाँ पे कौन सी सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बन गई तो भारत की दोस्त सरकार है, भारत समर्थित सरकार है, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो फिर चाइना की समर्थन वाली सरकार है। ये कह करके, ऐसा आरोप लगा करके या इस ढंग का वातावरण बना करके कहीं न कहीं भारतीय मीडिया नेपाल में भारत विरोधी भावना को ही भड़काती है। दिबांग के साथ जो दूसरा प्रश्न यहाँ के नेपाली पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन प्रधानमंत्री बनता है या कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम तो डिसाइड नहीं करने जाते, हमें तो नहीं उस पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों बने या नरेंद्र मोदी के पहले वहाँ पर कौन सी सरकार थी। जो भी सरकार आती है, जो भी भारत की सरकार होती है, उसके साथ हमारा संबंध होता है, हम उसके साथ बातचीत करते हैं और देश की जनता की भलाई के लिए उनसे मदद की आशा रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि नेपाल में कौन सी सरकार बनेगी, इसमें भारत का इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है या भारतीय मीडिया का इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है। और इस ढंग से जो दिबांग के साथ जो यहाँ के पत्रकारों ने प्रश्न किए, सच पूछिए तो दिबांग के पास इसका उत्तर नहीं था और उन्होंने लास्ट में अपनी खीज निकाली ये कहते हुए कि यहाँ के पत्रकारों को पत्रकारिता करने नहीं आती। मैं निष्पक्ष होकर कहना चाहूँगा कि शायद भारतीय मीडिया को पत्रकारिता करने नहीं आती या फिर नेपाल के सार्वभौम सत्ता को आप स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करते हैं तो फिर यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, उनकी नीति क्या होगी, आप नीति के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन
कोई भी सरकार इस सरकार के नज़दीक है, उस सरकार की गोद में बैठी है, ये कहना उस देश की जनता का अपमान है, क्योंकि ये सरकार देश का मैंडेट लेके आई है, चुनाव के बाद आई, कोई डिक्टेटरशिप वाली सरकार तो है नहीं। उसके बाद इवन जब पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का इंटरव्यू ले रहे थे, उस समय भी उनके साथ प्रधानमंत्री, सोचिए प्रधानमंत्री के साथ भी उनसे भी ये क्वेश्चन किया गया, वही दिमाग ने ही क्वेश्चन किया कि आपकी पहली यात्रा किस देश की होगी, चाइना की या भारत की। क्या कोई भी देश के, क्या नरेंद्र मोदी से अगर कोई पत्रकार जाकर, विदेश का पत्रकार या पाकिस्तान का पत्रकार या श्रीलंका का पत्रकार या किसी और देश का पत्रकार पूछे, या अगर रसिया का पत्रकार पूछे कि आप अमेरिका जाएंगे कि रसिया जाएंगे, तो क्या भारत की जनता उसे स्वीकार करेगी? तो ये कहना कि किस देश का प्रधानमंत्री की पहली भ्रमण किस देश का होगा, ये कोई भारतीय मीडिया तो नहीं कर सकता है। तो भारतीय मीडिया में जो नेपाल के बारे में खबरें छपती है, जो खबरें दिखाई जाती है, वो सबसे बड़ा कारण है भारत और पड़ोसियों के साथ संबंध बिगाड़ने में। मुझे तो लगता है कि भारतीय मीडिया ने बीड़ा उठाया है कि भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध को आगे नहीं बढ़ने देगी। एक और एग्जाम्पल है जी न्यूज़ का। जी न्यूज़ में से एक श्रृंखला ही है, लगभग 2-3 बार मैंने देखा कि ये खबर चलाई गई कि नेपाल श्रीलंका होने की स्थिति में है। अब मेरा कहना है कि नेपाल श्रीलंका होगा या पाकिस्तान होगा, इससे आपका क्या हेडेक है, और श्रीलंका आप किस आधार पर कर सकते हैं? ये रियलिटी है। उस चैनल में जो दिखाया गया कि नेपाल के तराई रीजन में लुम्बिनी एक जगह है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के सपोर्ट से बना। यहाँ पर भारत सरकार का कंसर्न समझ में आता है। चाइना एक भारत का शत्रु देश है, और उसकी उपस्थिति जब भारत के बॉर्डर पर होती है तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि भारत का कोई भी एयरलाइंस उस लुम्बिनी एयरलाइंस से उड़ान नहीं भर रहा है, और भारत ने चूंकि सपोर्ट नहीं किया तो इसके कारण वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो लगभग ठप होने की स्थिति में है। और उसी के बगल में लुम्बिनी और कुशीनगर का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो कुशीनगर में भारत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, और वहाँ पर हर दिन लगभग सभी बुद्धिस्ट देशों के साथ उसका कनेक्टिविटी बढ़ गया है। तो जो भी विदेश से लोग आते हैं, चाहे वो चाइना से हो, तिब्बत या बर्मा से हो, श्रीलंका से हो, या थाईलैंड से हो, कंबोडिया से हो, वियतनाम हो, जापान हो, तो ये जहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं उन लोगों के लिए कुशीनगर होते हुए लुम्बिनी आना ईजी हो गया है। तो ये भी कारण है कि लुम्बिनी का जो एयरपोर्ट है अभी वो आर्थिक बदहाली में की स्थिति है, और वो एयरपोर्ट बंद होने के कगार पर है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। लेकिन ये निर्णय नेपाल की सरकार का है। अगर उसने किया है तो क्यों किया, और गलत निर्णय है तो उसका भुगतना भी उन्हें पड़ेगा। लेकिन किसी देश की आंतरिक नीति में अगर कोई दूसरी देश की मीडिया इंटरफेयर करेगी तो कहीं ना कहीं उस देश के प्रति नेपाल में, भारत के प्रति नेपाल में एक भारत विरोधी भावना पनपती है। उन्हें लगता है कि भारत हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो जो भी मीडिया है, मैंने जी न्यूज़ का कहा, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो बार बार कहते हैं कि नेपाल चाइना की गोद में बैठा हुआ है। ऐसा कह के भी आप एक पूरे देश का जो जनमत है, जो मतदान करके जो सरकार बनी है, तो उसका भी इंसल्ट करते हैं। कोई चाइना ने आकर सरकार तो बनाई नहीं है। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड चाइना के आशीर्वाद से नहीं बने हैं, बल्कि नेपाली जनता से मैंडेट लेके आए हैं। ये अलग बात है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, ये भारत में भी होता है। भारत में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो बहुत सारी पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में लड़ी, लेकिन बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद जाके राष्ट्रीय जनता दल के साथ अभी सरकार चला रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रचंड कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद वो दूसरी पार्टी के साथ मिल करके सरकार चला रहे हैं। तो ये किसी भी देश का आंतरिक मामला होता है। उस आंतरिक मामले को लेकर बढ़ा चढ़ा करके जब रिपोर्टिंग की जाती है तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की मीडिया को अच्छा नहीं लगता।
और वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक नेगेटिव धारणा पैदा करती है। कुछ वही स्थिति अभी हाल में जो दिबांग के साथ हुआ, दिबांग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दिबांग ने भी जिस ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे थे वो रिपोर्टिंग किसी भी देश में जा कर के उस देश के विरुद्ध में बात करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो वो जो पत्रकारिता नेपाली पत्रकारों को सिखा रहे थे, मुझे लगता है कि भारतीय पत्रकारों को भी सीखना चाहिए कि दूसरे देश में जा कर के उसमें एक हस्तक्षेप करने की हद तक जाकर अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर आपके प्रति वहाँ की जनता, वहाँ की मीडिया, वहाँ के पत्रकारों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। कुछ वैसा ही हुआ। अभी इसके अलावा एक दूसरी खबर भी है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। वैसे ही रेलवे से जोड़ रहा, लासा से चाइना काठमांडू को जोड़ रहा है। अब इसमें मेरा एक प्रश्न है कि अगर पहले इवन स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने नेपाल का एक जगह है अमलेखगंज, तो रक्सौल से अमलेखगंज तक रेल चलती थी, उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। अगर भारत सरकार चाहती तो उसको शुरू कर सकती थी, क्यों नहीं शुरू हुआ ये नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच की बात है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर किसी भारतीय पत्रकार को या भारत के नौकरशाह को या भारतीय जनता को किसी को भी लगता है कि चाइना ने रेलवे लाइन लासा से काठमांडू तक एक्सटेंड किया, तो ऐसा करने से आपको तो कोई नहीं रोका था। आप अपने देश का विकास कहाँ करेंगे, क्योंकि यहीं अभी डॉक्टर जयशंकर का बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट था कि इंडिया का इंटरेस्ट जिसमें होगा उस देश से बिजनेस करेगा। यानी एक ही समय में अमेरिका के साथ भी बिजनेस कर रहा है और उसी समय रसिया के साथ भी, जबकि रसिया और अमेरिका एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं और यूक्रेन में यूक्रेन से युद्ध हो रहा है रसिया का। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रसिया और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो भारत के इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में वो दोनों देशों से व्यापार कर रहा है। तो ऐसा काम नेपाल क्यों नहीं कर सकता है? नेपाल का तो भारत और चाइना दोनों पड़ोसी हैं, वो दोनों देश के साथ व्यापार कर सकता है, उसको जहाँ से सुविधा होगी। और कोई सामान जो उसका पूर्वाधार तैयार करेगा उससे तैयार कराएगा। नेपाल उसकी आर्थिक अवस्था कमज़ोर है और उसको कोई मदद कर रहा है। अगर चाइना कहता है कि हम काठमांडू को लासा से रेल मार्ग से जोड़ देंगे, तो इसमें नेपाल सरकार क्यों विरोध करेगी? क्योंकि नेपाल के इंटरेस्ट में नेपाल का पूर्वाधार विकास होगा। चाइनीज सामान जो अभी हल्दिया बंदरगाह से आता है वो सीधे काठमांडू पहुंचेगा। तो इसलिए नेपाल सरकार ने उसे परमिशन दिया है और उस पर काम चल रहा है। अब इसमें भारत सरकार भी अगर एक्टिव रहती तो मेची से महाकाली तक, पूर्व से पश्चिम तक नेपाल का जो तराई रीजन है, उस तराई रीजन में रेलवे का विस्तार किया जा सकता था, क्योंकि समानांतर रेलवे गई है बॉर्डर पर। हर बॉर्डर का प्रत्येक जिला रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो उसी रेलवे को हम नेपाल के अंदर भी चला सकते थे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की कमजोरी है, उसके लिए आप नेपाल को बदनाम नहीं कर सके या नेपाल पर आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। मेरा अनुरोध यही है कि जो भी भारतीय मीडिया है, अगर भारतीय मीडिया नेपाल के बारे में खबरें दिखाना बंद कर दें, नेपाल की आंतरिक राजनीति पर रिपोर्टिंग करना बंद कर दें और भारत सरकार जो एम्बेसी है वो यहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दें, तो शायद भारत विरोधी भावना को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि नेपाल में हर किसी को पता है कि भारत के बिना नेपाल का काम नहीं चलेगा। भारत पर बहुत सारी चीज़ों में नेपाल भारत पर डिपेंडेंट है। और रोटी बेटी का जो संबंध का है उसका भी यहाँ पर दिबांग के साथ ये क्वेश्चन भी उठा कि रोटी बेटी का संबंध है, तो बेटी का संबंध बेटी दिया जाता है या लिया जाता है, तो भारत में तो दहेज का प्रचलन है। दहेज कौन देता है? भारत नेपाल को देता है या नेपाल भारत को देता है? और कहा कि मजाक में ऐसा कहा गया कि भारत जो है न सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण करता है। तो भाई आपके व्यवहार के चलते जो चीज़ें नहीं होती है, जो वास्तविकता नहीं है वास्तविकता, लेकिन उस चीज़ को एक जब भारत विरोधी भावना बढ़ेगी तो ऐसा कई बार होता है कि जो चीज़ नहीं हुआ रहता है वो भी इशू बन जाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ऋतिक रोशन कांड है। ऋतिक रोशन का पूरा इंटरव्यू जो उस समय का स्टार न्यूज़ पे आया था, उस स्टार न्यूज़ में कहीं ऋतिक रोशन ने नहीं कहा था कि हमको सबसे मन नहीं पड़ने वाला देश नेपाल है और सबसे मन नहीं पड़ने वाला जनता नेपाली है।
वो नेपाल का कहीं संदर्भ ही नहीं आया था, लेकिन चूंकि नेपाल में भारत विरोधी भावना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसके चलते वो बहुत बड़ा इशू बन गया। तो इस भारत विरोधी भावना आखिर क्यों है? इसलिए है कि भारतीय मीडिया अनर्गल प्रचार करती है, अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, जो चीज़ें होती नहीं है उससे बढ़ा। जब सोचिए केपी ओली जैसा एक वृद्ध आदमी को, वृद्ध प्रधानमंत्री को हनी ट्रैप करके चाइनीज एम्बेसडर के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को, जिनका 2-2 बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, एक वयोवृद्ध नेता का नाम किसी एम्बेसडर के साथ अटैच कर देना और उसे हनी ट्रैप की संज्ञा दे देना, इसको आप कहाँ से उचित मानते हैं? तो ये भारतीय मीडिया जब तक नेपाल के बारे में रिपोर्टिंग करती रहेगी, मुझे लगता है कि वो भारत का अहित करेगी। हमें तो लगता है कि भारत सरकार को भारतीय मीडिया को नेपाल आने पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि वो जितना बार नेपाल का भ्रमण करते हैं ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जिससे नेपाल की जनता में एक भ्रम सृजना होती है और नेपाली जनता भारत के विरुद्ध में चल जाती है। इसी का परिणाम था जो कुछ दिबांग के साथ काठमांडू में हुआ। मुझे नहीं पता इंडिया में सोशल मीडिया इसको कितना प्रचार कर रहा है, लेकिन जो नेपाल का नेपाली सोशल मीडिया है, नेपाली सोशल मीडिया से जो हम तक ये दिख रहा है, जो वीडियो आ रहा है, उस वीडियो में बहुत ही एक ढंग से उनका बेइज्जत किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। अभद्रता भी इसलिए की गई क्योंकि वो नेपाल के बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, वैसी रिपोर्टिंग कर रहे थे जो नेपाल और नेपालियों को स्वीकार नहीं है। तो मेरा फिर कहना है कि ये नेपाल के बारे में गलत रिपोर्टिंग करके भारतीय मीडिया नेपाल में भारत विरोधी भावना को बढ़ाने में सहयोग करती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके नेपाल के बारे में रिपोर्टिंग करना भारतीय मीडिया अगर बंद कर देती है तो इस भारत विरोधी भावना को कम करने में एक सहयोग पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।